आज सुनिए मुंबई महाराष्ट्र की सुपरिचित और प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी प्रेम न हाट बिकाए। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गुलाबी ठंड में गर्म शॉल ओढ़कर लॉन में बैठी नीरजा धूप का आनंद ले रही थी। अवकाश लेने के बाद वो यहीं घर लेकर रह रही थी। सामने घास साफ करते किशन के साथ उसके बच्चों को देखकर वो मनी मन आनंदित हो रही थी। किशन अपने परिवार के साथ घर के पिछवाड़े रहता है। वो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, पर मानसिक रूप से थोड़ा ढीला है। बात समझने में उसे समय लगता है। उसकी इस कमजोरी की भरपाई उसकी पत्नी राधिका कर देती है। राधिका उससे आयु में बड़ी, अधिक पढ़ी और समझदार है। दोनों मिलकर नीरजा के घर बाहर का सारा काम कर देते हैं। उनके बच्चों से घर में चहल पहल रहती है। नीरजा समय समय पर उनके लिए कपड़े, खिलौने आदि लाती रहती है। उसने उन्हें अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही उनकी फीस, किताब, कॉपी तथा दूसरे खर्चे भी वही करती है। नीरजा के अपने परिवार के लोग उसे चिढ़ाते भी हैं। देखना, कुछ सालों में ये घर किशन भवन बन जाएगा। तब वो भी कहती है कि तुम सब तो दूर बैठे हो, सेवा यही करते हैं। कल को कभी कुछ हुआ तो तुम आते आते ही तो आओगे, संभालेंगे तो यही। सच पूछो तो इनके रहने से सबको शांति है, वरना वरिष्ठ नागरिकों का अकेले रहना कहाँ सुरक्षित है। वर्षों पहले नीरजा ने सरकारी स्कूल से बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की थी। वो स्कूल इतना छोटा था कि उसमें हर साल एक कक्षा बढ़ाई जाती थी। उन दिनों राधिका 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वो पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी अच्छी थी। साथ ही सुशील और शांत होने के कारण सारे शिक्षक उसे पसंद करते थे। नीरजा उसकी कक्षा की प्रमुख अध्यापिका नियुक्त हुई। पहली बार में ही राधिका उसे आकर्षित कर गई थी। कुछ समय बाद नीरजा ने उसे मॉनिटर बनाकर कक्षा की कुछ जिम्मेदारियां दे दीं। सारे बच्चे उसकी बात मानते थे। वो काम भी सुघड़ता से करती थी। साल पूरा होने तक वो उसकी प्रिय छात्रा बन गई थी। इसी कक्षा में साल के बीच में एक नया बालक भर्ती हुआ। सारी जगह भरी तो भी उसे नीरजा को सौंप दिया गया। वो बालक देखने में सामान्य पर बुद्धि से कुछ हटकर था, किंतु देर से ही सही समझ सब आता था उसे। उसके पहले स्कूल ने 2 बार फेल होने पर उसे निकाल दिया था, परंतु माता पिता आगे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने प्रधानाचार्य जी से बहुत विनती की। इस कारण उसे बीच में भर्ती किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? किशन कुमार। अपने नाम का मतलब बताओ। भगवान किशन जी, जिनकी सब पूजा करते हैं। वाह, सही उत्तर दिया। राधिका, इसे अपने पास बैठाओ और धीरे धीरे उसे सब सिखाती जाना, तो कुछ दिनों में सबके साथ हो जाएगा। कुछ दिनों में वो सबसे हिल मिल गया। कभी कभी वो ऐसे ही अनर्गल बोलता तो सब बिना समझे हंस देते थे। राधिका सबको चुप कराती। राधिका उसे पिछला सबक सिखाती जा रही थी, जिसमें से कुछ उसे याद रहता, कुछ नहीं। लेकिन राधिका उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, सो चुपचाप समझने की कोशिश करता। वो वार्षिक परीक्षा में पास नहीं हो सका। किशन और 4 अन्य को छोड़कर सब 9वीं में चले गए। राधिका के दूसरी कक्षा में चले जाने से वो उदास हो गया था। हर छोटी बड़ी खाने की छुट्टी में वो उसकी कक्षा के आसपास मंडराता रहता। सब उसे देखकर हंसते, मजाक उड़ाते, पर उसे इन सब से अंतर नहीं पड़ता था। एक दिन राधिका ने उसे समझाया, किशन, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब अपने काम में लगे हैं, हमारी पढ़ाई भी अलग है, तो तुम बार बार यहाँ मत आया करो। सब तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। किशन फिर भी आता रहता। अब राधिका की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी थीं। एक दिन किशन के कान में ये बात पहुंची तो वह अचानक बोल गया, देखना, एक दिन मैं राधिका से शादी करूंगा। सब सन्न रह गए कि ये क्या बोल गया। राधिका शर्म और संकोच से मीना के पीछे छुप गई। उसकी आंखें भर गईं। मीना अपनी सहेली की तरफ से किशन पर बरस पड़ी। किशन, ऐसा कोई बोलता है क्या? लगता है आजकल पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू सिनेमा देखने में लगा है, तभी ऐसी फिल्मी बातें कर रहा है। क्या अब दूसरी बार भी फेल होना है? पढ़ने की उम्र में फालतू बात कर रहा है। राधिका तुमसे बड़ी है, चलो माफ़ी मांगो और भागो यहाँ से। अब जो इधर आए तो मैडम जी से शिकायत कर देंगे। माफ़ी काहे मांगे? हम सच कह रहे हैं। राधिका बड़ी है तो क्या हुआ? राधा जी भी तो किशन जी से बड़ी थीं। राधिका, ये बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगा, अब इसकी शिकायत करनी पड़ेगी।
जाओ कर दो शिकायत, हम किसी से नहीं डराते हैं। जो बोल दिए सो बोल दिए। घंटी बजते ही वो अपनी कक्षा में दौड़ गया। राधिका, इसको ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं है। एक बार हल्के में ले लिया तो बहुत हैरान करेगा। पहले नीरजा मैडम जी को बताते हैं, वही उसे ठीक करेंगी। ठीक है, छुट्टी के बाद कुछ घंटे वो कमरे में बैठती हैं, वहीं मिल लेंगे। पर मीना, मुझसे बोला नहीं जाएगा। तू चुपचाप खड़ी रहना, मैं सब बोल दूंगी। छुट्टी होते ही दोनों नीरजा के कमरे की ओर चलीं। अंदर झांक कर देखा तो कमरा खाली था। अभी वो आई नहीं थी। दोनों बाहर राह देखती रही थीं कि दूर से नीरजा आती दिखाई दी। राधिका, मीना, कहो कैसे आना हुआ? मैडम जी, आपसे ज़रूरी बात करनी है। आओ अंदर आ जाओ। कुर्सी पर बैठ नीरजा ने एक गिलास पानी पिया। अब बोलो क्या बात है? मीना ने सारी बातें विस्तार से बता दी। राधिका, ये बात तो गलत है। अच्छा हुआ तुमने समय पर बता दिया। प्रधानाचार्य जी तक बात पहुंचने पर बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अच्छा है हम ही सुलझा लें। किशन ऐसे तो भोला भाला है, तुम तो जानती ही हो कि वो दिमाग का कितना कमज़ोर है। पहले स्कूल में 2 बार फेल होकर यहाँ आया और यहाँ भी फेल हुआ। इस बार भी उसके पास होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। सच पूछो तो दया का पात्र है, तुम उसे माफ़ कर देना। वह ऐसा कैसे बोल गया, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं कल उससे बात करूँगी, उसे समझाऊँगी। नहीं समझा तो फिर सजा दूँगी। अब तुम लोग जाओ, घर देर से पहुँचोगी तो सब परेशान होंगे। जी मैडम। दोनों सहेलियाँ कमरे से बाहर निकलीं। दूसरे दिन नीरजा ने किशन को अपने कमरे में बुलाया। वो जानती थी कि डांटने और कड़ाई करने से वो ढिठाई करने लगेगा। यह भी हो सकता है कि कल से स्कूल के बाहर उसे परेशान करने लगे। उसने उसे प्यार से समझाना ही ठीक समझा। किशन, सुनने में आया है कि तुम कुछ दिनों से राधिका को तंग कर रहे हो। देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की आयु है। अच्छा पढ़ जाओगे तो बढ़िया काम मिलेगा, सबको खुशी होगी, तब मनपसंद चीज़ें भी पा सकोगे। राधिका अब दूसरी कक्षा में है, उससे वहाँ जाकर बार बार मिलना, ऊट पटांग बोलना ठीक बात नहीं है। ज़्यादा होने पर तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, पर आगे यदि तुम ना माने तो कार्रवाई करनी पड़ सकती है। किशन ने राधिका की कक्षा में जाना छोड़ दिया, लेकिन रोज़ सुबह की प्रार्थना में और शाम की छुट्टी के बाद उसे बेनागा देखा करता। राधिका अच्छे अंक पाकर 10वीं में पहुंच गई, पर इस वर्ष भी किशन 8वीं में अटका रहा। 10वीं की पढ़ाई के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाना होगा। राधिका के घर में इस विषय को छोड़ उसके लिए वर तलाशने पर चर्चा शुरू हो गई। उसके माता पिता उसके विवाह के विषय में बातें करते तो वो आए दिन छुपकर सुनती। राधिका के लिए अच्छा घर वर मिल जाए तो शादी ब्याह कर गंगा नहाए। अब आगे पढ़ाकर हमें कौन सा इसे कलेक्टर कमिश्नर बनाना है। आखिर में घर परिवार चूल्हा चौका ही तो संभालना है। वहाँ कागज़ की डिग्री काम आएगी कि घरेलू शिक्षा? जिसको पढ़ना चाहिए वो बार बार नापास होकर आवारागर्दी करने में लगा है। लड़की की जात पराए घर की है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। उसे पढ़ाना क्या और ना पढ़ाना क्या। राधिका के मन में आता कि वो खुलकर बोल दे कि वो आगे पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, परंतु मुंह खोल नहीं पाती। वो जानती थी कि उसने एक बार भी कुछ कहा तो आगे की पढ़ाई तो दूर, बाबूजी 10वीं भी पूरी नहीं करने देंगे, और माँ, वो तो भाई की असफलता के कारण वैसे ही भरी बैठी हैं। रोज़ शाम को बाबूजी निराश होकर लौटते हैं। जहाँ लड़का पढ़ा लिखा अच्छे घर का होता वहाँ उतनी ही बड़ी दहेज की मांग होती। जहाँ लड़का कम पढ़ा या बेपढ़ा होता वहाँ उन्हें पढ़ी लिखी लड़की पर आपत्ति थी। दोनों ही अप्राप्य। राधिका रोज़ ईश्वर को धन्यवाद देती। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा में राधिका पूरे जिले में प्रथम आई। उसे कई पुरस्कार मिले। उसके कारण विद्यालय का नाम ऊंचा हो गया। पुरस्कार समारोह के बाद बधाई देकर नीरजा मैडम ने उसकी पीठ थपथपाई। अब आगे किस जगह दाखिला लेने का सोचा है? घर से दूर जाने की हिम्मत रखना। अच्छी शिक्षा तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। हम सबको तुमसे बड़ी अपेक्षा है। हमेशा की तरह सिर झुकाकर वो चुपचाप सुनती रही। वो जानती थी कि उसके रास्ते तय करने की माता पिता ठान चुके हैं। घर पहुंचते माँ बाबूजी के मुंह प्रसन्नता से खिले दिखे। उसे शंका हुई कि जरूर कोई संबंध आगे बढ़ा है, तभी खुश हैं, अन्यथा उसके इतने अच्छे परिणाम और पुरस्कार उनके मुंह पर हंसी नहीं ला सके थे।
उसकी आयु से 10 साल बड़े 5वीं फेल विदुर ने कम दहेज में विवाह की सहमति दे दी थी। बाबूजी घर परिवार देख आए थे। ददिया, सास, माता पिता, जेठ जेठानी, 3 ननदें, 2 देवर का परिवार था। गांव में खेती बाड़ी थी, गाय भैंस की सेवा थी, बाकी घर गृहस्थी के काम थे। माँ प्रसन्न थी कि भरे पूरे परिवार में बेटी सुख से रहेगी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लड़कों की उम्र थोड़ी ही देखी जाती है, उनका पौरुष देखा जाता है। विदुर है तो क्या हुआ, दूसरी को अधिक प्यार से रखेगा। बाबूजी खुश थे, दहेज अधिक नहीं देना पड़ेगा। सारी गोटियां सही जगह बैठाकर शुभ मुहूर्त में राधिका को पितृगृह से विदा कर दिया गया। कालांतर में बड़ी गृहस्थी का भार संभालते वो 2 बच्चों की माँ बन गई। विधि का विधान अलग था। भीषण गर्मी में खेत पर काम करते करते उसके पति को लू लग गई और देखते देखते वो सबको छोड़कर संसार से चला गया। राधिका कुछ दिनों ससुराल में रही, फिर उसे बच्चों के साथ मायके भेज दिया गया। जिसके लिए लाए थे वही चला गया तो इसको यहाँ रख कर क्या करें। उसने ना तो दहेज लिया, ना ही वो अपना कमाया कुछ छोड़ कर गया। आज तो हम हैं, कल इनका भार कौन उठाएगा। सिर झुकाकर माँ बाबूजी को उन्हें स्वीकारना पड़ा। मीना की शादी यहीं इसी शहर में हुई थी। उसे जब पता लगा कि राधिका वापस आई है तो मिलने चली आई। इतने दिनों बाद दोनों सखियां मिलीं तो खूब सुख दुख की बातें हुईं। राधिका सब पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, घर की हालत उसे छिपी नहीं थी। मीना ने बताया, नीरजा मैडम अब स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई हैं, उनसे मिलने पर शायद वो कुछ मदद कर दें। तू कहेगी तो मैं भी साथ चलूँगी। राधिका को आशा बंधी। ठीक है, कल ही चलते हैं। वो हमें पहचान जाएंगी? पहचानेंगी क्यों नहीं, वैसे भी तो तू उनकी चहेती थी। दूसरे दिन दोनों स्कूल पहुंच गईं। कुछ देर बाहर खड़ी रहीं। इतने में एक चपरासी वहां से गुजरा और दोनों को देखकर ठिठक गया। मीना, राधिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अचानक एक अनजान व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर दोनों चौंकी। मुड़कर देखा तो चपरासी करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम पहचान गए और तुम हमें नहीं पहचानी? हम किशन हैं, तुम्हारे साथ पढ़ते थे, फिर तुम आगे बढ़ गई और हम फिसड्डी रह गए। अपनी बात पर वो अकेला ही खिलखिला रहा था। किशन, तुम बिल्कुल पहचान में नहीं आए। कितने लंबे ऊंचे और स्मार्ट हो गए हो, पहले से एकदम अलग। सब नीरजा मैडम जी की कृपा है, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और यह नौकरी पर लगा दिया। हम भी उनसे ही मिलने आए हैं। राधिका को कुछ काम है, ज़रा देखना, उनसे मिलने का कुछ कर। अच्छा तो तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर देखकर बताता हूँ। मैडम ने उन्हें अंदर बुला लिया और उत्सुक किशन से बाहर जाने को कहा। उन्होंने शांति से राधिका की बातें सुनी। राधिका, तुम्हारी कहानी से अब लोगों को सीखना चाहिए कि बेटियों को इतनी शिक्षा अवश्य दें जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तुम इतनी मेधावी छात्रा थीं, यदि तुमने पढ़ाई पूरी कर ली होती तो अब तक कहीं पढ़ाने लग जाती। स्नातक की डिग्री के बिना आगे कुछ नहीं कर सकते। मेरे यहाँ नौकरी करने के अभी 5 वर्ष बचे हैं, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं काम पर लगवा दूँगी। साथ ही तुम पढ़ाई भी शुरू कर दो तो मेरे यहाँ से निकलने तक तुम पढ़ाने लग जाओगी। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं दूँगी। जी मैडम, बस माँ बाबूजी मान जाएं तो मैं सब कर लूँगी। राधिका, सबसे पहले तुम्हारा मन पक्का होना चाहिए, फिर तुम उन्हें समझाना, ना माने तो मुझसे मिला देना। घर आते ही माँ ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी? इतनी देर क्यों हो गई? मीना कहाँ है? हम कितने घबरा गए थे। मीना के साथ मैडम से मिलने स्कूल गई थी। अब वहाँ क्या काम था भला? कुछ काम मिल जाए तो 4 पैसे हाथ में रहें। हम क्या तुम्हें भूखा रखेंगे जो नौकरी करोगी? बिरादरी वाले क्या कहेंगे? तेरे ससुराल वाले छोड़ेंगे क्या? माँ, तुम जिनकी बात कर रही हो वे क्या कभी भी हमारी मदद करेंगे? करते तो यहाँ छोड़ ना जाते। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है, भाई के हाल सबके सामने हैं। तुम्हें अभी 2 बेटियाँ और ब्याहनी हैं, बाबूजी अकेले क्या क्या संभालेंगे? यदि मुझे तब पढ़ने दिया होता तो अब तक मैं अच्छी नौकरी कर रही होती। एक और बात सुन लो, मैडम जी अपने खर्चे पर मुझे आगे पढ़ाएंगी और मैं पढ़ूंगी। अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों को बड़ा करूंगी। ई देखो ज़रा, मैडम जी कौन सा मंत्र फूकी हैं कि हमारी गूंगी बिटिया पटर पटर बोलती चली जा रही है। बुढ़ापे में मुंह पर कालिक मलोगी क्या? माँ बेटी की ऊंची आवाज़ में बातें सुनकर बाबूजी कमरे में आ गए थे। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा।
बिटिया, मैडम जी जैसा कहें वैसा करना। मैंने पढ़ाई छुड़ाकर तुझे गृहस्थी में झोंका। आज मैं ही तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू किसी की बैसाखी बनने की अपेक्षा अपने पैरों पर खड़ी हो और सफल हो। हम सब बच्चों को संभालेंगे, तू निश्चिंत होकर आगे बढ़, यही मेरा प्रायश्चित है। बाबूजी के अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से राधिका द्रवित हो गई, साथ ही उसमें एक नई ऊर्जा भर गई। पिता की छत्रछाया बेटियों का संबल है। 4 वर्ष बीत गए। दोनों बहनें अपने घर चली गईं। बाबूजी अस्वस्थ रहने लगे। इन 4 सालों में किशन राधिका का अतीत जान चुका था। कॉलेज जाने से वापस घर आने तक वो परछाई की तरह उसके साथ रहता। राधिका को भी उसके साथ रहने से सहारा मिलता। लोगों की भूखी दृष्टि और ऊल जलूल बातों से वो बची रहती। फिर दोनों को लेकर खुसर फुसर शुरू होने लगी। भाई की कानों में ये बात पड़ी तो उसने घर में कोहराम मचाया। माँ ने भी भाई का साथ दिया। कुलच्छनी मुंह काला कर रही है, पढ़ने के नाम पर इसका नैन मटक्का चल रहा है, हम सब जानते हैं। पहले यही लड़का स्कूल में इसके पीछे था। बाबूजी बिस्तर पर पड़े पड़े सब सुनते और मन ही मन दुखी होते। राधिका उनके कमरे में आती तो वे इशारे से उसे चुप रहने का संकेत देते। हवा के बदलते रुख से वो अनजान नहीं थे, जानते थे कि माँ बेटा मिलकर इसे शांति से रहने नहीं देंगे। उस दिन भाई ने किशन को मारने की धमकी दी, तब राधिका ने घबराकर किशन को साथ आने से रोका, लेकिन वो नहीं माना। बात बढ़ती गई तो राधिका ने मैडम जी से बात की। उन्होंने किशन को बुलाया। किशन, तुम इसका ध्यान रखते हो, ये अच्छी बात है, पर लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। इसका भाई तुम्हें मारने पर तुला है, देखो ये कितनी घबराई हुई है। मैडम जी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। पहले भी मैं इसके साथ रहना चाहता था, आज तक शादी नहीं किया हूँ, और अब भी अगर ये चाहे तो इससे शादी कर इसके बच्चों की और इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मैडम जी, प्रेम न हाट बिकाए। नीरजा और राधिका दोनों इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा सहज होकर नीरजा ने राधिका की ओर देखा। राधिका, तुम्हें इससे अधिक चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा हाथ थामने के साथ बच्चों को अपनाने के लिए भी राजी है। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। मैडम, ये हमें रखेगा कहाँ? इसकी चिंता मत करो, कोई नहीं रखेगा तो तुम दोनों मेरे नए बंगले के पीछे वाले छोटे घर में रहोगे। मुझे भी संभालोगे और अपने परिवार को भी। पढ़ाई पूरी होते ही राधिका स्कूल में ही पढ़ाने लगी। नीरजा अवकाश ग्रहण कर नए घर में आ गई। किशन ने राधिका से सबकी इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह कर लिया और दोनों यहीं रहने लगे। और तो और आगे उनकी संतान ना हो, यही बच्चे उसके अपने रहें, इसीलिए किशन ने चुपचाप नसबंदी करा ली। इतनी पढ़ी लिखी नीरजा भी समझ नहीं पाई कि इस प्यार को क्या नाम दे। अभी आप सुन रहे थे एक पवित्र प्रेम कहानी, प्रेम न हाट बिकाए। कभी कभी जीवन में कोई घटना ऐसी घट जाती है जो तर्क से परे होती है, जिसका कोई कारण आप न ढूंढ सकते हैं न बता सकते हैं। इस खूबसूरत कहानी की लेखिका हैं मंजुला जोशी जी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।